नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं जीव विज्ञान का जो सेट नंबर तीसरा है उसका अंतिम पार्ट। ठीक है, आज हम ये पूरा फाइनल कर देंगे। जो लास्ट पार्ट है, जो हमारे पास 7 का जो क्वेश्चन है, 7 से लगा करके 9 का जो हमारे पास अथवा ये सब के सब क्वेश्चन हम फाइनल कर देंगे। इसके बाद बहुत ही जल्द नंबर लगा देंगे हम किसमें, जो सेट नंबर चौथा है हमारा। तो चलते हैं बिना ही देरी किए। बस आपको क्या करना है, ये हमारा जो वीडियो है आप शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि हर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, चलते हैं बिना ही देरी की अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 7 का हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन करना इन चित्र की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, इसके बाद आप चित्र बना सकते हैं। देखिए आंसर में लिखना है सबसे पहले इसमें पारितंत्र को, जो हमारे पास पारितंत्र होता है, पारितंत्र को ऊर्जा मुख्य रूप से कहाँ से, सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। किसको, किससे प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा के रूप में। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी सूर्य से। ठीक है, तो पारितंत्र को ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पादप ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, जो हरे हरे पादप होते हैं, पौधे। ये आपको ध्यान में रखना है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखना है उत्पादक, जो हमारे उत्पादक होते हैं, उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करते हैं, संचित करते हैं, स्टोर करते हैं। उत्पादक जो होते हैं हमारे हरे पौधे वगैरह जो होते हैं ना, ये खुद से जो भोजन बना लेते हैं, जो खुद से भोजन बना लेते हैं, वही हमारे उत्पादक होते हैं। ये क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को जो हमारे पास है, जो बदलकर कार्बनिक ऊर्जा के रूप में क्या कर लेते हैं, वो संचित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर लिखना है खाद्य पदार्थों के रूप में, जो खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा उत्पादक से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। जो ऊर्जा होती है वो उत्पादक से, किनसे, जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक से विभिन्न यानी अलग अलग स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं ना, उपभोक्ता जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, यानी उनको क्या होती है, प्राप्त होती है। और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। कैसा होता है, एक दिशी होता है, एक दिशा में। ठीक है, फिर आपको लिखना है यहाँ पर, देखिए कि प्रत्येक यानी हर एक प्रत्येक खाद्य स्तर पर, प्रत्येक खाद्य स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 90% यानी 90% जीवधारी की जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केवल 10% संचित ऊर्जा ही, 10% संचित ऊर्जा ही जो हमारे पास जो होती है ना, संचित ऊर्जा ही अगले खाद्य स्तर को क्या होती है, हस्तांतरित होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 10% ही क्या होती है, अगले स्तर के जो होते हैं उनको क्या हो जाती है, हस्तांतरित हो जाती है। ठीक है, हस्तांतरण के दौरान यानी हस्तांतरण के समय भी कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुछ वो नष्ट भी हो जाती है। ठीक है, ह्रास हो जाता है। हस्तांतरण के समय भी कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास से लिखा है, आपको ध्यान में रखना है, ह्रास होता है। फिर इस प्रकार एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही क्या हो जाती है, हस्तांतरित हो जाती है, यानी स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि मतलब। फिर लिखना है यहाँ पर आपको उदाहरण भी आपको लिखना है। देखिए उदाहरण में लिखा क्या है, एक खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादक के पास जो है 100% ऊर्जा होती है। एक खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादक के पास जो है 100% ऊर्जा है, यानी वो 100% ऊर्जा ही होती है उनके पास। ठीक है, 100% ऊर्जा है, तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को केवल 10% ऊर्जा मिलेगी। ये आपको ध्यान में नहीं, इसका 10%, इसका जो उत्पादक होते हैं उत्पादकों का 10% जब आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 10 ही तो निकल के आएगा। ठीक है,
तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को केवल कितनी मिलेगी, 10% ऊर्जा ही मिलेगी, ये ध्यान में रखना है। और उससे दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता को, यानी इससे इससे दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता को केवल और केवल, जो हमारे पास है केवल और केवल, यानी केवल यहाँ पर एक बार ही आपको लिखना है, ठीक है, केवल 1% ऊर्जा मिलेगी। अब आप इसका 10% निकालेंगे तो केवल कितना निकल के आएगा, 10 ही तो निकल के आएगा, ठीक है, यानी कि मतलब 10 नहीं निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, ठीक है। जब आप इसका 10% निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा, 1 ऊर्जा यानी 1% ऊर्जा मिलेगी। फिर यहाँ पर लिखा इसी प्रकार एक अगली श्रेणी के, एक अगर अगली श्रेणी है यानी तृतीयक वाली, एक अगली श्रेणी के उपभोक्ता को 0.1% ऊर्जा मिलेगी। जब आप इसका एक पर, जो हमारे पास इसका 10% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 0.1% निकल के आ जाएगा। जब आप इसका निकालोगे, इसका 10% कर निकालोगे तो 10 निकल गया, इसका भी निकालोगे तो 1 निकल गया, इसका भी इसी प्रकार 10% करेंगे तो 0.1 निकल के आ जाएगा। फिर इसका देखते हैं चित्र। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो है चित्र भी बना देना है। ये हमारे पास क्या है, उत्पादक है, ये क्या है, उत्पादक है हमारे पास, ठीक है। जो उत्पादक होते हैं, हरे पादप जो होते हैं, ये उत्पादक हैं। ये किन से, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, क्या करते हैं, सौर ऊर्जा यानी सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए, जब ये इनको प्राप्त होती है, फिर इनसे कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, ठीक है, यानी कि मतलब यहाँ जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। तो इसी प्रकार ये ऊर्जा का एक प्रकार से क्रम चलता रहता है। ये आपको चित्र भी बना देना है। ये प्राथमिक, प्रथम हो गए, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ है, ये बिल्कुल एक सीक्वेंस है। तो आपको ये चित्र भी आपको बना देना। ये जो चित्र है ना, ये भी आपको बना देना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर आपको बना देना है। ये सूर्य बना देना है, ये उत्पादक, ये सभी चित्र आपको बना देना है। ये जो हमारे पास बने, ये तो तीर हैं, ठीक है, आपको तीर बना देना है, ठीक। ये आपको चित्र जरूरी है क्योंकि चित्र की सहायता से बोल रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बना लीजिएगा साधारण। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 7 का अथवा कह रहा है पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर में लिखना है आपको, पारितंत्र के मुख्यतः कितने घटक होते हैं, 2 घटक। पहला होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। तो जैविक घटक के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं मॉडल पेपर का जो प्रश्न नंबर 7वां का अथवा है वहाँ आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे अजैविक घटक के बारे में। तो देखिए अजैविक घटक होते क्या हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास जैसे पेन है, ये किताब आपके पास, ये जो फेयर आपको दिख रहा है ना, रफ है, ये भी एक प्रकार क्या है, अजैविक घटक है। जैसे जल हो गया, ये भी अजैविक घटक हैं। कंकड़, पत्थर, वायु, ये सभी क्या है, अजैविक घटक ही होते हैं, ठीक है। तो वही है निर्जीव पदार्थ ही क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, जिनमें जीवन नहीं हो, जिनमें जीव नहीं होता है, ठीक है, जीवन ना हो। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, तीसरा जलवायुवीय पदार्थ है। तो देखते हैं तीनों के बारे में एक एक करके। तो देखिए पहला हमारे पास है अकार्बनिक पदार्थ है। देखिए यहाँ पर कार्बन, कामा ऑक्सीजन, कामा नाइट्रोजन, कामा CO2 आदि ये विभिन्न यानी अलग अलग चक्रों के माध्यम से जैव जगत में क्या हो जाते हैं, ये प्रवेश करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, बस आपको इतना ही लिखना है इसमें। दूसरा हमारे पास है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा है आदि। ये अपघटित होकर पुनः सरल अवयवों में बदल जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। कौन, जो हमारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होती है, फैट यानी कि मतलब ये अपघटित हो जाएंगे, अपघटित यानी टूट जाएंगे और सरल अवयवों में बदल जाते हैं। तीसरा जलवायुवीय पदार्थ या घटक। जैसे हमारे पास है जल है, ताप है, प्रकाश आदि, यह एक जटिल घटक होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, जटिल घटक होते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास है 8वां जो क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोमी विपथन से आप क्या समझते हैं। जो क्रोमोसोमीय विपथन होता है, यानी विपथन यानी हमारे पास, इससे आप क्या समझते हैं, कह रहा है किन्हीं दो विपथन का वर्णन कीजिए, ठीक है, यानी कि किन्हीं जो हमारे पास 2 विपथन होते हैं उनका वर्णन करना है। तो सबसे पहले जानते हैं हम, देखिए आंसर में लिखना है आपको, हेडिंग डालेना क्रोमोसोमीय विपथन, क्योंकि कह रहा है
तो देख लीजिए यहाँ पर लिखना है गुणसूत्र विपथन एक। जो गुणसूत्र विपथन होता है, क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र विपथन एक उत्परिवर्ती पुनर्व्यवस्था होती है। क्या होती है? वो पुनर्व्यवस्था होती है एक प्रकार की उत्परिवर्ती, जो गुणसूत्रों की संरचना स्ट्रक्चर यानी, ठीक है, वो क्या कर देता है? वो बदलता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या करता है? बदलता है। वर्गीकरण के अनुसार इस प्रकार है। पहला जैसे हमारे पास उलट देना, क्योंकि दो ही कह रहा होते तो बहुत है, लेकिन वो दो कह रहा तो मैं आपको दो ही बताऊंगा, उलट देना और दोहराव। पहला क्या है? उलट देना, दूसरा क्या है? दोहराव, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं, चलते हैं आगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहला है हमारे पास उलट देना। इसमें लिखना है आपको, जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है हमारे पास, गुणसूत्र अपघटन, गुणसूत्र की संरचना के पुनर्गठन है। गुणसूत्र अपघटन जो होता है वो गुणसूत्र की संरचना के पुनर्गठन है, ठीक है, जिनके अलग अलग परिणाम और कारण हो सकते हैं। जो अलग अलग परिणाम है और कारण हो सकते हैं पुनर्गठन के, ये ध्यान में रखना है। फिर है यह जो हमारे पास है हो सकते हैं लिखा है। फिर इसके बाद लिखना है एक अन्य प्रकार की घटना को उल्टा माना जाता है। क्या माना जाता है? उल्टा माना जाता है एक अन्य प्रकार की घटना को। व्युत्क्रम यानी उल्टा ही होता है। व्युत्क्रम गुणसूत्र के टुकड़े को, जो व्युत्क्रम गुणसूत्र होता है, उल्टा यानी कि मतलब टुकड़े को 180 डिग्री से मोड़ना है। क्या कह रहा है? जो हमारे पास उल्टा गुणसूत्र होता है उसके टुकड़े को 180 डिग्री से क्या करना है? मोड़ना है। फिर एक पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक उल्टा है। क्या है? उल्टा है। उत्तरार्ध को केंद्रक के दोनों किनारों पर, कहाँ पर? दोनों किनारों पर उल्टे टुकड़े की स्थान की क्या होती है? एक प्रकार की विशेषता होती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों किनारों पर उल्टे टुकड़े क्या होती है? स्थान की विशेषता है। पैरासेंट्रिक प्रकार की विशेषता एक तरफ एक उल्टे तत्व की क्या होती है? घटना होती है, पैरासेंट्रिक, ठीक है। बस आपको इसमें इतना ही लिखना है। इसके बाद हमारे पास है दोहराव। क्या होती है? दोहराव में लिखना व्यक्तिगत टेलोमेरस होते हैं और सेंट्रोमियर बनाना भी संभव है। इस मामले में इसे मुक्त दोहराव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मुक्त दोहराव कहा जाएगा। अग्रानुक्रम दोहराव की घटना अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका विभाजन के दौरान हो सकती है। किसके विभाजन के दौरान? कोशिका विभाजन के दौरान हो सकती है, अर्ध विभाजन द्वारा, ठीक है। निर्धारण कारक जो होते हैं, क्रॉसिंग ओवर का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? क्रॉसिंग ओवर का क्या होता है? उल्लंघन है। एक और कारण दैहिक कोशिका के भीतर गैर समरूपता है। एक नियम के रूप में डीएनए के दो किस्में के टूटने की मरम्मत के दौरान ऐसी घटना होती है, यानी दोहराव। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 8वें का अथवा कह रहा है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो आंसर आपको मिल जाएगा जो सेट नंबर 1 का जो हमारे पास है, सेट नंबर 1 का प्रश्न 5 का आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां कह रहा है डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। इसे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए। तो देखिए हमारे पास है आंसर में यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग है। हर्षे और चेज का भी होता है तो आप वो भी कर सकते हैं, हर्षे और चेज का प्रयोग, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ग्रिफिथ का प्रयोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखना क्या है, ग्रिफिथ ने चूहे पर किए गए प्रयोगों के आधार पर बताया। किस पर प्रयोग किया था उसने? चूहों पर, ठीक है।
के आधार पर बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। उसने प्रयोग भी किया था, ऐसे नहीं बताया था, उसने प्रयोग किया था तभी बताया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर। उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 विभेद लिए। कितने? 2 विभेद लिए थे। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो होता है, न्यूमोनिया उत्पन्न करने वाले होते हैं, के 2 विभेद लिए। पहला कौन सा था? एक डिप्लोकोकस न्यूमोनी का उग्र विभेद यानी एस। सेकंड, एस का मतलब होता है स्मूथ। स्मूथ क्या होता है? चिकना, स्मूथ, ठीक है। एस थर्ड नहीं सेकंड है, ठीक है। जो निमोनिया रोग पैदा करने में क्या होता है? सक्षम होता है ये, ठीक है, उग्र विभेद। दूसरा कौन सा लिया था? दूसरा था हमारे पास दूसरा अनुग्र विभेद। कौन सा था? अनुग्र विभेद यानी आर सेकंड, जो निमोनिया रोग उत्पन्न करने में क्या था? सक्षम नहीं था, ठीक है। ये सक्षम नहीं था निमोनिया रोग उत्पन्न करने में, अनुग्र विभेद है आर वाला। इन दोनों का प्रयोग चूहों के ऊपर किया था। किस पर किया था? चूहों के ऊपर किया था, दोनों का। ये जो होता है हमारे पास डिप्लोकोकस न्यूमोनी का उग्र विभेद, ये निमोनिया रोग पैदा करता है जबकि ये नहीं करता है, आर वाला, ठीक है। अब देखिए इसके प्रयोग थे हमारे पास 4। देखिए प्रयोग नंबर फर्स्ट, सबसे पहले उसने क्या किया था? उन्होंने निमोनिया पैदा करने वाले डिप्लोकोकस न्यूमोनी के उग्र विभेद को चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो उसे निमोनिया हुआ, यानी चूहा क्या हो गया? मर गया। सबसे पहले उसने कौन सा लिया था? उग्र विभेद वाला, ठीक है। जब लिया, जो हमारे पास न्यूमोनिया उत्पन्न करने वाला डिप्लोकोकस न्यूमोनी उग्र विभेद लिया, उसने किस पर प्रवेश करा दिया? चूहे के अंदर। जब भेद दिया तो चूहा क्या हो गया? मर गया। फिर इसके बाद प्रयोग नंबर दूसरे में उसने क्या किया? उन्होंने निमोनिया पैदा नहीं करने वाले डिप्लोकोकस न्यूमोनी के अनुग्र विभेद को चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो उसे निमोनिया नहीं हुआ, यानी चूहा नहीं मरा। इसे जो अनुग्र विभेद है इससे चूहा नहीं मरा, जबकि उग्र वाले से मर गया, ठीक है। फिर तीसरा उसने क्या किया? तीसरे नंबर में कि प्रयोग तीसरा में उसने किया कि एस प्रकार के जीवाणुओं को, जो हमारे पास है एस प्रकार का जीवाणु, एस प्रकार के जीवाणुओं को अधिक ताप क्रम देकर, जो एस प्रकार का जीवाणु था हमारा डिप्लोकोकस न्यूमोनी एस प्रकार का, उसको क्या किया? उसने हीट कर लिया। ताप क्रम देकर प्रवेश कराते हैं तब भी चूहे की मृत्यु नहीं होती। उसे गरमा दिया, गरमा करके उसे प्रवेश कराया गया चूहे के अंदर तो चूहा बिल्कुल नहीं मरा, यानी कि मतलब उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो चौथे नंबर क्या किया उसने? प्रयोग नंबर चौथा, यदि जीवित आर प्रकार के जीवाणु है वह मृत एस प्रकार के जीवाणुओं को मिलाकर, दोनों को मिक्सचर करके मिलाकर चूहे में प्रवेश कराया उसने। ये जो हमारे पास है अनुग्र वाला जिंदा और उग्र वाला मरा हुआ, ठीक है, दोनों को मिला दिया उसने, चूहों के अंदर प्रवेश करा दिया तो चूहे की मृत्यु हो गई। देख लीजिए यहाँ पर, अगर हमारे पास ये मृत यही भर अगर लिया था उसने, मृत लिया था यानी तापक्रम देकर, तो चूहा जीवित था। लेकिन अगर दोनों को उसने ले लिया तो चूहा मर गया। देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कलाकारी हुई होगी, ठीक है। क्या हुआ होगा देखिए, तथा मृत चूहे में जीवित इस प्रकार के जीवाणु उपस्थित थे। यहाँ पर वहाँ पर देखा उसने कि जो हमारे पास जो मृत जो चूहा था उसके अंदर इस प्रकार के जीवाणु उपस्थित थे। वो कैसे? देखिए, उसने देखा जब इन चूहों का विश्लेषण किया उसने, बिल्कुल तरह से जब विश्लेषण किया उसका, तो इनमें दोनों भी भेद पाए गए। उसने क्या देखा कि दोनों भी भेद मिले, और उग्र वाला भी और अनुग्र वाला भी, एस वाला भी और आर वाला भी। यह इस बात को क्या करता है? प्रमाणित करता है कि उग्र विभेद में कोई ऐसा पदार्थ था जिसने अनुग्र विभेद यानी आर सेकंड वाले को उग्र विभेद एस सेकंड में क्या कर दिया? बदल दिया। इसे जो इसमें बदल दिया। कुछ तो था, उसने देखा कि जो हमारे पास अनुग्र वाला है ये इसमें बदल गया। लेकिन क्या था? उसने देखा, अध्ययन किया, तो अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि यह पदार्थ जो है डीएनए ही था। कौन था? डीएनए था। यही क्या था? आनुवांशिक पदार्थ था जिसने इसको इसमें बदल दिया। उसने देखा, जांच किया, तो उसे सिद्ध हुआ, ये नियम पता चल गया। इसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 9वें का जो अथवा है, कह रहा निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला डीएनए बहुरूपता। तो देखिए डीएनए बहुरूपता होती क्या है, लिखना है इसमें, एक पदार्थ का कई रूपों में पाया जाना बहुरूपता कहलाती है। क्या है, एक पदार्थ यदि कई रूपों में पाया जाता है तो उसी क्या कहते हैं, बहुरूपता। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है इसमें। अब इसके बाद और आगे क्या लिखना है, आनुवांशिक बहुरूपता। आनुवांशिक बहुरूपता आनुवांशिक पदार्थ में एक से अधिक रूप में मिलती है। आनुवांशिक बहुरूपता जो होती है वो आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए होता है, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ है में एक से अधिक रूप में मिलती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। फिर लिखना है मानव में 99.9% से अधिक जीनोम समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं। शेष 0.1% डीएनए में क्या है, भिन्नता है, यानी अंतर। वह डीएनए जो माइक्रोसेटेलाइट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लंबाई तथा संख्या के संदर्भ में बहुरूपता प्रदर्शित करता है। फिर देखते हैं आप बहुरूपता के प्रकार। बहुरूपता के प्रकार, तो देखिए बहुरूपता के प्रकार क्या है। नंबर 1 है एलीलिक बहुरूपता। इसमें लिखना है, इस प्रकार की बहुरूपता बहु एलीलों के जीन में होती है। किस पे, जो बहु एलील होते हैं ना, उनके जीन में होती है, जो उत्परिवर्तन इन म्यूटेशन द्वारा प्रोटीन की संरचना व आकार परिवर्तित कर देता है, यानी बदल देता है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है उसमें। फिर दूसरी है प्रतिबंध टुकड़ा लंबाई बहुरूपता। इसमें लिखना है, यह डीएनए अनुक्रम की लंबाई में बदलाव की विशेषता है। इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए इसके बाद दूसरा जैव सूचना विज्ञान, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जो सेट नंबर 2 है, जो 2 है उसका 6 का घा का पहला देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो बस ये पूरा पूरा प्रिय विद्यार्थी हमारा सेट समाप्त हो चुका है। इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द जो सेट नंबर 4 है। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।